दोस्तों, जब बात आती है दुनिया के सबसे बड़े डिसरप्टर्स की, तो एलॉन मस्क का नाम सबसे पहले जहन में आता है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार से लेकर स्पेसएक्स के रॉकेट्स और अब फिर ट्विटर के टेक ओवर तक, मस्क ने हर बार दुनिया को हिला के रखा। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो शायद उनके सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। अमेरिका में एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेरिका में अब एक तीसरी पार्टी यानी कि अमेरिका पार्टी हकीकत बन चुकी है। और इसके पीछे मस्क का विजन है एक ऐसा पॉलिटिकल लैंडस्केप बनाने का जो वहां की दो मेजर पार्टीज रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को चैलेंज कर सके। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या सिर्फ एक और तमाशा जो मस्क के एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि यह खेल मस्क कहां तक लेके जाता है। देखिए, सबसे पहले टाइमिंग इज एवरीथिंग, और मस्क का यह मूव बिल्कुल सही वक्त पर भी आया है। और सही वक्त का मतलब यहां पे यह है कि अमेरिका का पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त एक चौराहे पे खड़ा है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच एक राइवलरी जो है वो इतनी इंटेंस हो गई है कि लोग अब दोनों पार्टी से थक चुके हैं। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी का ट्रंप डोमिनेटेड नैरेटिव है और दूसरी तरफ लोगों को डेमोक्रेट्स का प्रोग्रेसिव वोक एजेंडा झेलना पड़ रहा है। अब इस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में एक तीसरी पार्टी का आइडिया लोगों के लिए एक नई उम्मीद जैसा है। लेकिन दोस्तों, सवाल फिर से यह है कि क्या मस्क लोगों की इस उम्मीद को सच में बदल पाएंगे? क्या मस्क अपने आइडिया पे इतने डिटरमिन्ड हैं? तो देखिए, ऐसे में मस्क का ये जो डिसीजन है ये हमें एक रात का फैसला नहीं लगता। उन्होंने जब ट्विटर को टेक ओवर करा था तो वो एक बड़ा हिंट था कि मस्क जो हैं वो पब्लिक डिस्कोर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। ट्विटर के थ्रू उन्होंने अपने पॉलिटिकल व्यूज को ओपनली शेयर करा भी, खास करके डेमोक्रेट्स और उनके प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज के खिलाफ वो बोले भी। अब मस्क ने फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट का जो नैरेटिव था वो बना दिया, और यही नैरेटिव उनकी नई पार्टी का कोर बनता भी नजर आता है। उनका कहना है कि अमेरिका का टू पार्टी सिस्टम यूनी पार्टी बन चुका है जो लोगों की असली आवाज को दबाता है, और इसीलिए जो मेरी पार्टी है अमेरिकन पार्टी, इसका स्लोगन भी होगा टू गिव यू बैक योर फ्रीडम। अब ऐसे में दोस्तों, मस्क ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो सच में अमेरिकन डेमोक्रेसी को सेव करना चाहते हैं या ये एक कैलकुलेटेड पावर प्ले का मूव है? देखिए, मस्क के पास पैसा, इन्फ्लुएंस और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, और ये तीनों चीजों को कंबाइन करके वो पॉलिटिक्स में एक किंग मेकर बनना चाहते हैं। उनका एम प्रेसिडेंसी जीतना नहीं है, वो बन भी नहीं सकते क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। तो कम से कम अगर हम आइडिया लगाएं तो प्रेसिडेंसी का सीन 2028 के इलेक्शन में तो नहीं है, बल्कि वो 2028 के इलेक्शन में एक ऐसा पॉलिटिकल फोर्स बनना चाहते हैं जो कांग्रेस और सेनेट के की सीट्स पर इंफ्लुएंस डाल सके। इस आइडिया की वेरिफिकेशन के लिए मस्क ने खुद एक्स पर कहा कि उनकी पार्टी का फोकस 2 से 3 सेनेट सीट्स और 8 से 10 हाउस डिस्ट्रिक्ट्स पर होगा, जहां से वो लेजिस्लेटिव डिसीजंस को स्वे कर सकेंगे। अब ये स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लेवर है। अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में रेजर थिन मार्जिन्स जो हैं वो अक्सर लेजिस्लेटिव आउटकम्स को डिसाइड करते हैं। अब अगर मस्क की पार्टी कुछ की सीट्स जीत जाती है तो वो दोनों मेजर पार्टीज को अपनी शर्तों पे झुकवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और उनको वो अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। और यही है उनका एक क्लासिक किंग मेकर मूव। मस्क खुद थ्रोन पर बैठना नहीं चाहते, वो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि अमेरिका के थ्रोन के ऊपर कौन बैठे। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है दोस्तों, जिसको समझे बिना हम ट्रंप की सक्सेस को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, थर्ड पार्टीज जो अमेरिका में हैं, अमेरिका के इतिहास में ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं रही हैं। ये एक ऐसा खेल है जहां रूल्स ही दो पार्टीज के फेवर में बनाए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है मॉरिस डुवर्जर। तो उन्होंने 1954 में अपना डुवर्जर्स लॉ दिया था, जिसमें उनका कहना था कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम वाली कंट्रीज में सिर्फ 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ही सर्वाइव कर सकती हैं। वो सिस्टम बना ही वैसे है। तो एफपीटीपी अभी क्या होता है? एफपीटीपी का मतलब है दोस्तों कि कैंडिडेट्स में जो सबसे ज्यादा वोट्स लेता है वही जीत जाता है, चाहे फिर उसके पास मेजॉरिटी हो या ना हो। तो इस सिस्टम में अगर एक थर्ड पार्टी कैंडिडेट है वो 20% वोट्स भी लेती है तो भी उसका कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। सिस्टम में अगर चाहे कोई थर्ड पार्टी का कैंडिडेट है वो 40% से भी ज्यादा वोट ले ले, उसका कोई चांस ही नहीं बनता कि वो जीत जाएगा। तो इसीलिए लोग अक्सर स्ट्रैटेजिक वोटिंग करते हैं, जिसमें वो अपनी पसंद के कैंडिडेट्स की बजाय उन कैंडिडेट्स को वोट देते हैं जो जीत सकता है। और इसी बात को रेटिफाई करती है 2020 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट, जिसमें वो बोलते हैं कि 41% अमेरिकन वोटर्स ने अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, बल्कि लेसर इविल को चुना। और इसकी हमें हिस्टोरिकली भी कई एग्जांपल्स अमेरिका में देखने को मिलती हैं। मस्क के जैसे ही 1992 में रॉस पैरेट नाम के एक बिलियनियर बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी अपनी थर्ड पार्टी कैंडिडेट के रूप में 19% वोट्स लिए, लेकिन प्रेसिडेंसी नहीं जीत पाए। उनकी वजह से रिपब्लिकन वोट स्प्लिट हुए और बिल क्लिंटन जीत गए। सेम 2000 में ग्रीन पार्टी के रैल्फ नेडर ने 2.7% वोट्स लिए, लेकिन फ्लोरिडा में डेमोक्रेट्स वोट कट कर दिए, जिसकी वजह से जॉर्ज डब्ल्यू बुश जीत गए।
2016 में लिबर्टेरियन पार्टी के गैरी जॉनसन ने 3.3% वोट्स लिए, जो दोनों पार्टीज के लिए एक माइनर न्यूसेंस था, लेकिन कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। अब ये एग्जांपल्स हमें दिखाते हैं कि दोस्तों अक्सर थर्ड पार्टीज जो मेजर पार्टीज है उनके वोट काटने का काम करती हैं, ना कि खुद जीतती। अब मस्क के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। मस्क के चैलेंजेस की बात करें तो उनके लिए एक मुश्किल रास्ता ये है कि सबसे पहले अमेरिका का जो इलेक्टोरल सिस्टम है एफपीटीपी, वो उन्हें कभी जीतने नहीं देगा। एफपीटीपी सिस्टम थर्ड पार्टीज के लिए कोई स्कोप छोड़ता ही नहीं है। इवन अगर मस्क की पार्टी 20% वोट्स लेती है तो भी उनके पास कोई सीट्स नहीं होंगी अगर वो टॉप वोट गेटर भी होती है तो। दूसरा, बैलेट एक्सेस लॉज हर स्टेट में अलग अलग होते हैं और थर्ड पार्टीज के लिए ये लॉज को क्रॉस करना एक नाइटमेयर होता है। एक रीसेंट कैंडिडेट जो था उसने भी ये ट्राई करा था, वो सिर्फ 11 स्टेट्स में ही इनको रजिस्टर कर पाया। अब ये दिखाता है कि वहां पे कितना मुश्किल है एक नेशन वाइड कैंपेन चलाना, क्योंकि 50 की 50 स्टेट्स के इलेक्शन लॉज अलग अलग हैं। अब इसके बाद दोस्तों मीडिया कवरेज भी एक इशू है। मेजर मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो अक्सर थर्ड पार्टीज को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनका फोकस होता है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स पर। इसके बाद फंडिंग भी एक मेजर चैलेंज है, चलिए वो तो एलन मस्क संभाल ही लेंगे, लेकिन मेजर डोनर्स और कॉर्पोरेशन जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां मस्क की एडवांटेज ये है कि उनकी वेल्थ और एक्स प्लेटफॉर्म उनके लिए एक यूनिक एज पैदा करेंगे। वो अपनी पार्टी को फंड कर सकता है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू डायरेक्ट वोटर आउटरीच कर सकता है। इसके बाद दोस्तों इस सब कहानी में हमें मस्क और ट्रंप का ब्रेकअप समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, मस्क और ट्रंप का ब्रेकअप इस कहानी का एक क्रूशियल पार्ट है। एक वक्त था जब मस्क और ट्रंप एक दूसरे के क्लोज अलाइज थे। मस्क ने ट्रंप को 2024 कैंपेन में $250 मिलियन डोनेट किए थे, लेकिन अब दोनों के बीच बिटर फ्यूड चल रहा है। ट्रंप ने मस्क के अमेरिका पार्टी को रिडिकुलस कहा है और कहा कि थर्ड पार्टीज नेवर वर्क इन अमेरिका। मस्क ने जवाब में कहा कि ट्रंप का 5 ट्रिलियन डेट इंक्रीज वाला बिल अमेरिका को बैंकरप्ट कर देगा। अब ये ब्रेकअप रिपब्लिकन वोटर बेस में स्प्लिट क्रिएट कर रहा है। 2020 के इलेक्शन डेटा को देखें तो सब अर्बन एरियाज में बाइडेन को 50% और ट्रंप को 48% वोट्स मिले थे। अब मस्क इन मॉडरेट टेक सेवी वोटर्स को टारगेट कर सकता है जो फ्यूचरिस्टिक इश्यूज जैसे कि एआई रेगुलेशन, क्लाइमेट चेंज, स्पेस एक्सप्लोरेशन पर फोकस करते हैं। अब ये जो वोटर्स हैं वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक लीनिंग के होते हैं, लेकिन मस्क का टेक फ्रेंडली इमेज उन्हें अट्रैक्ट कर सकता है। साथ ही मॉडरेट रिपब्लिकन्स जो ट्रंप के डिविजिव स्टाइल से थक चुके हैं वो मस्क की तरफ आ सकते हैं। स्विंग स्टेट्स जैसे कि फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में मस्क का इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अगर वो इन स्टेट्स में रिपब्लिकन वोट्स को स्प्लिट करता है तो डेमोक्रेट्स को इनडायरेक्ट फायदा हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि मस्क दोनों पार्टीज के मॉडरेट वोटर्स को अपनी तरफ खींच ले, जो कि फिर एक अनप्रेडिक्टेबल डायनामिक भी क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों ये तो था एलन मस्क अगर पार्टी बनाते हैं तो उसके बाद वो डिविजिव पॉलिटिक्स चला के किंग मेकर कैसे बनेंगे। लेकिन इसके बाद मस्क का फ्यूचरिस्टिक विजन क्या है? तो देखिए, उनकी पार्टी के कोर इश्यूज शायद एआई रेगुलेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिजिटल राइट्स और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। ये इश्यूज यंग वोटर्स और टेक सेवी प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मस्क का सोशल मीडिया प्रेजेंस, एक्स पे उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उन्हें एक डायरेक्ट लाइन देता है वोटर्स तक। वो ट्रेडिशनल मीडिया के बगैर भी अपना मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज मस्क को हिस्टोरिकली जो थर्ड पार्टीज फेल करी हैं उनसे एक एज दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ दोस्तों क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये मस्क का एक ईगो ट्रिप है। मस्क की हिस्ट्री देखें तो वो अपने एम्बिशियस गोल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स एक कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जेना बेदनर के मुताबिक थर्ड पार्टीज के लिए अमेरिका का सिस्टम नियरली इनसरमाउंटेबल बैरियर्स क्रिएट करता है। लिबर्टेरियन पार्टी जो 1971 से एग्जिस्ट करती है अब तक मार्जिनली रही है। मस्क के पास वेल्थ और इन्फ्लुएंस दोनों हैं, लेकिन क्या वो सिस्टम के स्ट्रक्चरल बैरियर्स को क्रॉस कर पाएगा? ये देखने वाला सवाल होगा। अब देखिए दोस्तों, इन द एंड अगर कंक्लूड करें तो एलन मस्क की अमेरिका पार्टी एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है। ये एक ऐसा गैम्बल है जो या तो अमेरिकन पॉलिटिक्स को कंप्लीट तरीके से बदल सकता है या एक हाई प्रोफाइल फेलियर बन सकता है। मस्क के पास रिसोर्सेज हैं, विजन है और एक मैसिव प्लेटफॉर्म है, लेकिन अमेरिका का 2 पार्टी सिस्टम इतना एंट्रेंच्ड है कि उसे हिलाना आसान नहीं। हिस्ट्री के मुताबिक थर्ड पार्टीज अमेरिका में अक्सर वोट स्प्लिटर्स बन के रह जाती हैं और मस्क के लिए यह चैलेंज बहुत बड़ा होगा। अगर मस्क अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एक फोकस्ड टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म के रूप में एस्टैब्लिश कर पाता है तो शायद वो कांग्रेस में कुछ सीटें जीत सके। लेकिन अगर ये एक पब्लिकली स्टंट या ईगो ड्रिवन मूव निकला तो शायद ये एक और चैप्टर बन के रह जाएगा थर्ड पार्टीज के फेल्ड अटेम्प्ट्स का। तो दोस्तों इसके बाद आप क्या सोचते हैं? क्या मस्क अमेरिका के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल पाएगा या ये सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाएगा? क्या ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएगा या एक और क्योस क्रिएट कर देगा? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत।